आज से हम शुरू करने जा रहे हैं डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। फाइनल के लिए आप लोगों में से कुछ लोगों को थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी, इंटरमीडिएट भी थोड़ा बहुत याद होगा, बट मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं बेसिक लेवल से लेकर चलूं, ज़ीरो लेवल से लेकर चलूं, और फिर हम उसको एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। इस क्लास में ये है तो सीए और सीएमए दोनों के लिए। आप में कोई सीएमए के स्टूडेंट भी हैं और सीए के स्टूडेंट भी हैं। सीए और सीएमए के सिलेबस में पहले तो फर्क हुआ करता था, बट अब जो आपका नया सिलेबस है जिसमें 100 मार्क्स उन्होंने कवर किया है, 100 मार्क्स में भी इंटरनेशनल टैक्सेशन में वेटेज उन्होंने बढ़ाया है, और वो वेटेज पहले भी बढ़ा हुआ था। जो अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊं, सिलेबस डिस्कशन कर लेंगे कभी, तो वो बढ़ा ही हुआ था। अच्छा, सीए फाइनल में एक बात तो ये है कि जो भी सिलेबस में है, जो भी स्टडी मैथ में है, उसी रेंज पे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सीएमए फाइनल में थोड़ी प्रॉब्लम है। सीएमए फाइनल के अगर हम सिलेबस को देखें, साथ में स्टडी मैथ को देखें, और एग्जाम के क्वेश्चन को अगर आप देखें, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन अगर आप देखें, पिछले अटेम्प्ट, उससे पहले, तो आपको वहां पर फर्क नजर आएगा। फर्क ये नजर आएगा कि बहुत सारे टॉपिक जो कि उन्होंने स्टडी मैथ में नहीं कवर्ड किए हैं, वो भी पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लें अगर कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन आपके फाइनल के सिलेबस में, सीएमए की बात कर रहा हूं, उन्होंने सिलेबस में नहीं रखा है। कुछ पार्ट है उसका जो टैक्स प्लानिंग को कवर करता है, लेकिन जब एग्जाम के क्वेश्चन देखेंगे तो वो ओवरऑल कवर किया हुआ है उन्होंने। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने एक आपके सिलेबस में एक टॉपिक उन्होंने कवर किया, एक चैप्टर कवर किया है, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी। इस आधार पर वो सब कुछ पूछ सकते हैं, और इसी आधार पर वो सब कुछ पूछते हैं, क्योंकि जब असेसमेंट आप बोल रहे हो तो उसमें कंप्यूटेशन ऑफ 5 हेड्स भी आ ही गया। जब 5 हेड्स की कंप्यूटेशन आप ले रहे हो, टैक्स की कैलकुलेशन ले रहे हो, तो बीच का डिडक्शन, सेट ऑफ क्लबिंग, वो सब आ गया। इस वजह से वो सारी चीजें पूछ सकते हैं, उनको अधिकार है। इसीलिए मैंने जो आपको स्टडी मैट अभी प्रोवाइड करूंगा, उसमें उसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है ताकि आपके एग्जाम के हर एरिया को कवर किया जा सके। केस स्टडी में दोनों में फर्क है, सीए और सीएमए में। तो हम जहां पर केस स्टडी पर आएंगे, वहां मैं अलग अलग बाइफर्केशन करके आपको बता दूंगा। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट कवरेज एरिया है। क्वेश्चन कुछ पूछना चाहेंगे तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। अभी 4 क्लास हम इसी पे रखेंगे, गूगल मीट पे, और इसके बाद सॉफ्टवेयर के जरिए आपकी क्लास होगी। 4 क्लास इसलिए क्योंकि वो डेमो क्लास भी इसको यूज किया जा सके एज ए डेमो। तो ये फ्री रहेगा, तो फ्री कहने का मतलब आप ज्वाइन कर सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड होगा उसी पर क्लास होगी। सॉफ्टवेयर में और अच्छी क्वालिटी इसमें निकल के आती है। सिलेबस के बारे में, पढ़ाई के बारे में थोड़ी बहुत और बात कर लेते हैं। जैसे मैंने इस बैच का नाम दिया है, थोड़ा सा कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग साथ देंगे तभी हो पाएगा। नया ये है कि आज की डेट में समय बहुत जरूरी है, समय बड़ी कीमती चीज, और समय के अभाव के वजह से आप फेस टू फेस नहीं ले पाते। आपके ऑफिस आर क्लैश हो जाते हैं, फेस टू फेस का चीज लंबा होता है, और मेरे लिए कंफर्टेबल समय बचा है, मैंने लाइव क्लास तो ले ही ले रहा हूँ, फेस टू फेस में भी समय बच जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी समय बच गया। और इसके अलावा इस क्लास को, इस पूरे बैच को, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको एक टारगेट लेकर चल रहा हूं कि 96 आवर में इसको कंप्लीट करेंगे, 96 आवर में। लेकिन ये अप्रॉक्स फिगर है, और फर्स्ट टाइम इस तरह का बैच है। रेगुलर बैच तो कई साल से मैं ले रहा हूं। इस बैच में हम फीचर क्या डाल रहे हैं, इसमें ऐसा क्या है सर, आप क्या बहुत जल्दी तेजी से फटाफट पढ़ाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। आप शुरू के ही 2-3 क्लास देखकर समझ जाओगे, बहुत तेजी से पढ़ाई नहीं होगी। अदरवाइज मेरे पढ़ाई का टारगेट पूरा हो जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं आएंगे। आपको अच्छा स्कोर लाना है,
रेगुलर क्लास से ज्यादा अच्छा स्कोर इस बैच में आएगा, तभी ये बैच सक्सेस होगा। और इसके लिए करना क्या है, ये 96 आर, पहले तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, 96 आर प्रोविजंस के हैं। इसका मतलब हुआ कि इसके साथ जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एग्जाम्पल तो क्लास में होगा, वो इसी आवर्स के अंदर होगा, लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिसको मैं पीएम बोलूंगा, प्रैक्टिस मैनुअल, उसके आवर्स हमें अलग से निकालने पड़ेंगे। 2 ऑप्शन मैं आपको दे दूंगा कि आप साथ में भी मेरे कर सकते हो, जो बच्चा नहीं करना चाहता है साथ में, वो बाद में भी कर सकता है। आपके व्यूज की बात करें तो अभी जो आप लाइव मेरे साथ ले रहे हो वो तो पूरा का पूरा लाइव रहेगा। इसके अलावा आपको 2 व्यू मिलेंगे पूरे पूरे, और वो आप उसको रिवीजन के तौर पर, दोबारा समझने के तौर पर, या कभी आपने क्लास लाइव छोड़ दी तो बैकअप के तौर पे यूज कर सकते हो। 2 अलग मिलेंगे आप, ठीक है। बुक की बात करें, आपको 2 बुक दिखा रहा हूं मैं। एक है, जैसे मैं इस बुक की बात करूं, एक ये बुक है, मैंने वैसे डेमो में ये बात बता रखी है, फिर भी आपको बता देता हूं। ये बुक है इंटरप्रिटेशनल बुक, इसको मैं बोलूंगा इंटरप्रिटेशनल बुक, यानी ये इंटरप्रेट करने के काम आएगा। ये लॉ एज इट इज लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा बहुत फर्क रखूंगा, बट लॉ लिखा हुआ है, और लॉ में डिजाइन किया हुआ है कलर्ड। कलर डिजाइन कैसे यूज करना है मैं आपको क्लास के दरमियान समझाऊंगा। कलर डिजाइन यूज कैसे करना है, जैसे मैंने कलर चेंज किया है, कहीं पर बोल्ड किया है तो उसका क्या मतलब है, कहीं कैप्स में लिखा है उसका क्या मतलब है, इंटरप्रिटेशन सिखाऊंगा यहां पर, ठीक है। जब हम इस बुक में सीख लेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सेक्शन 111A, ये हम सीख लेंगे। अगर हमने सीख लिया कि ये क्या कहता है, इसके बाद हम आएंगे अपने मेन बुक पर, जो हमारा डायनेमिक बुक है। डायनेमिक बुक में यही चीज आपको डायग्राम वाइज दिया रहेगा, जो कि आपका मेन बुक है, जो एग्जाम से पहले, एग्जाम के अभी तैयारी के दरमियान आपको ये सारा जो प्रिपरेशन करना है, याद करना है, समझना है, वो सब यहां से होगा। ये बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको दी जाएगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है। प्रिंटेड फॉर्मेट में दी जाएगी, जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोनों ही बुक, डायनेमिक बुक और इंटरप्रिटेशन बुक, दोनों ही बुक आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलेगा। वो तो हैंड टू हैंड मिलेगा, जैसे क्लास कंप्लीट होगी आपको हैंड टू हैंड ये बुक के चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप उसका रिवीजन कर सको। लेकिन जो प्रिंट आउट मोड में मिलेगा वो ये बुक मिलेगा, मेन बुक। इसका रीजन ये है कि यही बुक आप कैरी करोगे, इसी बुक को आप कैरी करोगे, इसी बुक से आप याद करोगे, इसी से तैयारी करोगे। जो मेन इंटरप्रिटेशनल बुक है ये वाली, इस बुक को आप कैरी करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास रहेगा फॉरएवर। आप अपना पीडीएफ में यूज कर सकते हो, इसके आपके पास रहेगा। जब आपको पढ़ने की इच्छा हो, इंटरप्रिटेशन सीखने की इच्छा हो, वैसे तो मैं क्लास में ही सब कुछ दिखाऊंगा, फिर भी अगर जरूरत पड़े तो आपके पास ये प्रोवाइड किया जाएगा। यहां तक कोई क्वेश्चन है? ये थोड़ा इंट्रोडक्शन में तो टाइम आज लग ही जाएगा। यहां तक कोई क्वेश्चन आपके पास मन में आ रहा हो तो मुझे बताइए। नहीं आ रहा है तो मैं डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करता हूं। बोलिए, सब ठीक? करें क्लास स्टार्ट? बताना पड़ेगा आपको। एनीवन, कोई भी इनिशिएटिव ले सकता है, बोल सकता है। चलो ठीक है। टीएम, पूरा नाम क्या है? टीएम, टीएम, बाकी के तो पूरे नाम आ रहे हैं, आशीष, काजल, अंकिता, तान्या। चलिए बताइए, आप लोग बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या जानते हैं? बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट में वैसे जानने जैसा तो कुछ है नहीं आज की क्लास में। हम बेसिक कंसेप्ट तो करेंगे ही, साथ में टैक्स रेट भी शुरू कर देंगे। आप अगर बोलो तो मैं डायरेक्ट टैक्स रेट शुरू करूं। काजल त्रिपाठी वही लड़की है जो इंटरमीडिएट में जिसने पढ़ाई की थी? तुम लोगों तक आवाज पहुंच नहीं रही क्या? या माइक
या ऐसा तो नहीं लाइव लगा के तुम कहीं निकल गए? अच्छा लिख रहे हो यस सर, बोल दिया कर, मुंह से बोल दिया कर, चल ठीक है। 2-4 क्लास तो ऑडियो अलाउड है ना, उसके बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे। चलो ठीक है, मैं पहचान गया तुम्हें। तो बेसिक कंसेप्ट से शुरू करें, या बेसिक कंसेप्ट आप सब जानते हो? चलिए ठीक है, देखते हैं। सोर्स इनकम टैक्स। हमें अपने इसमें फाइनल में एक अच्छी बात है जो इंटर में नहीं थी। इंटर में जब भी मैं पढ़ाता था आपको और कोई क्यूरियोसिटी आपके मन में आती थी कि सर ये वाला हिस्सा क्या है और इसमें अगर ऐसा हो तो क्या करना है, तो मैं आपसे कहता था ये बेटा फाइनल में। अभी अगर आप पूछेंगे कि सर इसमें क्या है और अब क्या करना है, अगर ऐसा हुआ तो ये फाइनल में ही है और ये पढ़ाना ही है। अच्छी बात यह है कि आप किसी भी तरह के इंटरप्रिटेशन को पूछ सकते हो, कोई भी थॉट ला सकते हो, एग्जाम्पल मन में आता है कुछ, वो सारी चीजें इसमें पॉसिबल है, अलाउड है। सोर्स इनकम टैक्स का एक तो इनकम टैक्स एक्ट है, दूसरा फाइनेंस एक्ट है, इनकम टैक्स रूल है, सर्कुलर है, नोटिफिकेशन है और केस स्टडी है। ये सारा कुछ हमें डिस्कस करना है, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे सेक्शन और शेड्यूल हैं, इसको जानने की जरूरत नहीं कि कितने सेक्शन है और कितने शेड्यूल है। हाँ, ये जरूर समझना है आपको, जैसे आप जो पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो इनकम टैक्स एक्ट, आप पढ़ रहे हो इनकम टैक्स एक्ट, तो इनकम टैक्स एक्ट तो आप पढ़ेंगे ही, इसके साथ साथ ये इनकम टैक्स एक्ट अमेंडेड पढ़ेंगे। वो अमेंडेड का मतलब हुआ फाइनेंस एक्ट 2022 के अमेंडमेंट को भी यहां पर इनकॉर्पोरेट करेंगे। सर 22 को इनकॉर्पोरेट करेंगे, हमारा एग्जाम तो 23 में है, तो जो सर फरवरी 2023 में फाइनेंस एक्ट आएगा वो भी तो हमारे कोर्स का पार्ट होगा? नहीं, फाइनेंस एक्ट 2022 ही आपके 2023 में 2 एग्जाम जो होंगे उसका हिस्सा बनेगा। सीधा सीधा समझिए, जो फाइनेंस एक्ट आता है वो अगले साल के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होता है। तो 22 आया तो वो 23 के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, 23 आएगा तो वो 24 के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल। तो हम फाइनेंस एक्ट 2022 के सारे अमेंडेड प्रोविजन के साथ इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे। फाइनेंस एक्ट 2022 में वैसे तो बहुत सारी चीजें नहीं समझनी है आपको, लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। फाइनेंस एक्ट 2022 के पहले शेड्यूल में टैक्स रेट मेंशन होता है, ये आपको जरूर से जानना पड़ेगा। ये आपको फाइनल लेवल पे मैंने स्टार्ट कर दिया। आपको अगर लग रहा है कि हम इंटरमीडिएट में भी बेसिक करते हैं तो उसमें फर्क होगा इंटरमीडिएट के बेसिक और फाइनल के बेसिक में। आप सुनना जरा, ये आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। फाइनेंस एक्ट 2022, हर एक्ट की बात कर रहे हैं, हर फाइनेंस एक्ट की, उसके पहले शेड्यूल्ड में पहला शेड्यूल जो होता है उसमें टैक्स रेट मेंशन होता है, टैक्स के रेट्स होते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना, बहुत जरूरी है जानना। इसमें कितने पार्ट आपको दिख रहे हैं? 4 पार्ट। पहला पार्ट पिछले वर्ष, यानी जैसे फाइनेंस एक्ट 2022 है तो हमें यह समझना चाहिए कि ये किसके लिए आया होगा। ये आया होगा असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए। इसका मतलब प्रीवियस ईयर अगर हम लें तो 2022-23 के लिए, और यही हम अपने एग्जाम में टारगेट लेकर चल रहे हैं। प्रीवियस ईयर 2022-23 हमारे एग्जाम के लिए टारगेट पॉइंट है, असेसमेंट ईयर 2023-24 हमारे लिए टारगेट है, असेसमेंट ईयर। अब सुनिएगा, फाइनेंस एक्ट 2022 के पहले शेड्यूल में जो सबसे पहला पार्ट आपको दिख रहा है, ये पहला पार्ट जो आप पढ़ रहे हो, जो फाइनेंस एक्ट जिसके लिए आया था, फाइनेंस एक्ट 2022 किसके लिए आया था? असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। उसके ठीक बैक का जो असेसमेंट ईयर है उसके टैक्स रेट को जस्ट फाइनलाइज्ड करता है, अप्रूव्ड करता है कि ये टैक्स रेट अप्लीकेबल होगा। लॉजिक क्या है इसके पीछे सर? लॉजिक ये है कि फाइनेंस, ये देखिए 2000 मैं ले रहा हूं 22, 2023, 2024। अब जरा सोचिए, इसको एक ईयर पीछे से लेता हूं, ज्यादा समझ आए। 2021, 2022, 2023, 2024। जरा सोचिए, ये फाइनेंस एक्ट 2022 आया है 1 फरवरी को, 1 फरवरी 2022 को, और ये असेसमेंट ईयर 22-23 शुरू होने से पहले आया है, यानी यहां पर आया है।
और असेसमेंट ईयर 22-23 शुरू कब होगा? 1 अप्रैल 2022 से ये असेसमेंट ईयर शुरू होगा। हम कह सकते हैं हमारा ये प्रीवियस ईयर है, पिछला प्रीवियस ईयर 21-22 का ये असेसमेंट ईयर है। समझ आता है? क्वेश्चन ये है कि ये जो फाइनेंस एक्ट 2022 आया, इसने क्या कहा? सबसे पहले इसने कहा कि मैं आपको टैक्स रेट असेसमेंट ईयर 22-23 का फाइनलाइज कर रहा हूं, अप्रूव्ड कर रहा हूं। ये वो टैक्स रेट था जो फाइनेंस एक्ट 2021 ने प्रपोज किया था असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। फाइनेंस एक्ट 2021 ने असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए जो टैक्स रेट प्रपोज किया था, जस्ट उसको फाइनलाइज करने का मकसद ये है कि अगर कुछ थोड़ा बहुत चेंज भी करना पड़े तो सरकार कर सकती है, क्योंकि असेसमेंट ईयर अभी शुरू नहीं हुआ है। टैक्स आप कब लगाते हो? प्रीवियस ईयर की इनकम पर लगाते हो। लगाते कब हो? असेसमेंट ईयर में लगाते हो। असेसमेंट ईयर अभी 22-23 नहीं शुरू हुआ, और उससे पहले फाइनेंस एक्ट 2022, बजट 2022 आ गया। तो बजट 2022, फाइनेंस एक्ट 2022 ने असेसमेंट ईयर 22-23 के टैक्स रेट जो पहले ही प्रपोज हो गए थे पिछले बजट में, उसको जस्ट फाइनलाइज किया है। मुझे लगता है आपको समझ आ गया। थोड़ा सा इंटरप्रेट तो, थोड़ा सा हमें हमारे साथ डिस्कशन तो करना पड़ेगा। जी सर समझ आ गया, या से एक दो बच्चा भी लिख दे तो चल जाता है। ये पिछले साल के टैक्स रेट को फाइनलाइज करता है। नेक्स्ट पार्ट कहता है कि हम आने वाले जो असेसमेंट ईयर है 23-24, आने वाला असेसमेंट ईयर, थैंक यू आशीष, आने वाला असेसमेंट ईयर 23-24, 23-24 के लिए हम आपको टीडीएस का रेट बता रहे हैं। साथ में पार्ट 3 कहता है आने वाले असेसमेंट ईयर 23-24 के हम टैक्स रेट को बता रहे हैं। और आपने सुना होगा कि एग्रीकल्चर इनकम नॉर्मल इनकम के साथ इंटीग्रेट होता है। क्यों होता है? टैक्स रेट के पर्पस से, टैक्स निकालने के पर्पस से, टैक्स लायबिलिटी निकालने के पर्पस से एग्रीकल्चर इनकम को दूसरी इनकम के साथ इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, ये हम समझते हैं, असेसमेंट हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम दूसरी इनकम के साथ जुड़ता है टैक्स रेट के पर्पस से। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम में कभी आपने सुना होगा कि एग्रीकल्चर इनकम का सेग्रीगेशन होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पर टी, अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो 60-40 का रेशियो बनता है, 60-40। अगर रबड़ मैन्युफैक्चरिंग साथ में आप उसको ग्रोइंग भी कर रहे हैं तो 65-35 का रेशियो बनता है। ये जो रेशियो है, ये जो कैलकुलेशन है, इसको बताया गया है पार्ट 4 में। तो पार्ट 4 कहता है रूल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेट एग्रीकल्चर इनकम। तो पार्ट 4 में ही बताया गया है ये चीज। ये था हमारा फर्स्ट शेड्यूल, जिसमें हमें क्या टारगेट लेना है मैं आपको समझाता हूं। हमें ये दो हिस्सा ठीक से याद रखना है, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 3 में तो टैक्स रेट है असेसमेंट ईयर 23-24 का, इसी को आधार मानकर हम अपने सिलेबस को पढ़ेंगे। यानी जो हमारा अगला चैप्टर होगा टैक्स रेट का, जो पहला चैप्टर होगा, उस पहले चैप्टर में जब हम टैक्स रेट पढ़ेंगे तो बार बार हमारा रेफरेंस आएगा पार्ट 3 शेड्यूल 1 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022। देखिए अब आप फाइनल में हैं, अब हम सिर्फ रेडीमेड इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते कि बेटा ये टैक्स रेट है। हमें ये बताना पड़ेगा कि ये बेटा टैक्स रेट कहां लिखा है, तभी आप आगे इंटरप्रेट कर पाओगे, लॉ को समझ पाओगे। तो इसलिए आपका ये बहुत जानना जरूरी था कि फाइनेंस एक्ट 2022 के फर्स्ट शेड्यूल के तीसरे पार्ट में टैक्स रेट मेंशन होता है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी आप नहीं भी समझेंगे तो चल जाएगा। सेकंड शेड्यूल से 9 शेड्यूल तक कस्टम टैरिफ एक्ट में जो चेंजेस किए जाते हैं वो सब मेंशन है। सेंट्रल एक्साइज, आईजीएसटी के जो चेंजेस हैं वो मेंशन होते हैं। सर्कुलर किसे कहते हैं? सर्कुलर सीबीडीटी इशू करता है। सीबीडीटी आप जानते होंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सर्कुलर सीबीडीटी इशू करता है। इसके लिए 2 बातें जाननी जरूरी हैं, बल्कि 3 बात जान लीजिएगा। सर्कुलर लाने का उद्देश्य होता है लॉ में जो लिखा है उसको क्लियरिफाई करना। यानी अगर डाउट आ गया, लॉ कौन बनाता है? जरा बताइए तो आंसर करके, लॉ कौन बनाता है? चलो चलो देखें भाई कितने होशियार हो। पहली क्लास थोड़ी स्लो भी होगी तो चलेगा, हम रिदम बनाने 2-3 क्लास में रिदम बन जाएगा हमारा। तो आप टेंशन मत लो क्लास के स्पीड की, आप तो जम के आनंद लो।
और लाइव क्लास में मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन आप इंटरेक्ट तो कर रहे हो, तो लाइव वही हो आप। मुझे लगता है आपको पूछना है कि सर आपने कहा क्या, फिर से बताइए। मैंने पूछा लॉ कौन बनाता है, मैंने पूछा लॉ कौन बनाता है। जवाब बताओ भाई। लॉ बनाता है फाइनेंस मिनिस्टर और कमिटी, इसमें डाउट है। फाइनेंस मिनिस्टर, मुझे लगता है फाइनेंस मिनिस्टर लॉ नहीं बनाते, फाइनेंस मिनिस्टर लॉ के अमेंडमेंट प्रपोज करते हैं। फाइनल में है ना हम, तो इस तरह से बात करना पड़ेगा भाई। फाइनेंस मिनिस्टर लॉ के अमेंडमेंट को प्रपोज करते हैं, जो उसकी कमिटी है वो लॉ में जो अमेंडमेंट होनी चाहिए उसको प्रपोज करती है। लॉ बनाता है पार्लियामेंट, नहीं तानिया, लॉ बनाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लॉ बनाता है, सरकार भी लॉ नहीं बनाता, सरकार लॉ नहीं बनाता, फर्क समझिएगा। सरकार, सरकार अगर हम बोले गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट अगर मैं बोलूंगा तो उसमें रूलिंग पार्टी आएगी। अगर मैं कहूंगा देश में अभी गवर्नमेंट किसकी है, तो आप कहोगे बीजेपी की है, यानी रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी लॉ नहीं बनाती, लॉ बनाता है पार्लियामेंट, जिसमें रूलिंग और अपोजिशन दोनों आते हैं। कानून जब भी बनेगा तो सरकार नहीं बनाती, पार्लियामेंट बनाता है, संविधान पार्लियामेंट। तो कानून बनाएगा पार्लियामेंट, क्लियर हो गया। उस कानून का पालन करने की जिम्मेवारी होती है सरकार की, रूलिंग पार्टी। पालन का मतलब क्या हुआ, इंप्लीमेंटेशन। तो लॉ बनाता है पार्लियामेंट, उसका इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट करवाती है। तो गवर्नमेंट जो इंप्लीमेंटेशन करवाती है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए करवाती है, ऑब्वियसली। सीबीडीटी है, सीबीडीटी के नीचे जितने सबऑर्डिनेट्स आते हैं वो सब ये इंप्लीमेंटेशन करने में सहयोग देते हैं। लॉ बनाने वाला अलग हो गया, लॉ का पालन करवाने वाला, इंप्लीमेंटेशन करवाने वाला अलग हो गया। और लॉ किस पर लागू किया जाता है, हम पर, हम और आप पर, हम लोग जनता हो गए। तो तीन पार्टी आपको मैंने दिखाई, लॉ बनाने वाला, लॉ को लागू करवाने वाला एग्जीक्यूशन बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, और हमारे ऊपर लॉ लागू किया जाता है जब हमारे माफ कीजिएगा, जब हमारे और लॉ लागू करवाने वाले के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए, कुछ भेदभाव हो जाए, कुछ डिबेट हो जाए कि कुछ गड़बड़ है मामला, लॉ में क्या लिखा है हमें समझ नहीं आ रहा, लॉ में क्या लिखा है हमें समझ नहीं आ रहा, तब यहां पर रोल आता है सीबीडीटी का। सीबीडीटी लॉ में जो लिखा है उस डाउट को क्लेरिफाई करती है। अब मैं कहता हूं सीबीडीटी से कि तुम तो उसी पार्टी के आदमी हो जिसने कानून को इंप्लीमेंटेशन में लाया, तो तुम तो उसी का पक्ष लोगे, हम तुम्हारी बात क्यों माने, झगड़ा तो हमारे और डिपार्टमेंट के बीच में, और तुम डिपार्टमेंट के ही आदमी हो, तो हम तुम्हारी बात क्यों माने। इसीलिए आपको याद रहेगा एग्जाम में कि सीबीडीटी जो सर्कुलर इशू करता है वो हम पर बाध्य नहीं होता। क्यों होगा हम पर बाध्य, भाई कानून में जो लिखा है हम उस पर डाउट कर रहे हैं कि ये यहां पर जो लिखा है इसका क्या अर्थ है। मैं कुछ और अर्थ निकाल रहा हूं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर कुछ और अर्थ निकाल रहा है, इस दोनों के अर्थ में गड़बड़ी है, दोनों हम लोग लड़ रहे हैं। तो सीबीडीटी इसके लिए सर्कुलर लाके क्लैरिफाई करता है डाउट को। लेकिन इस क्लैरिफिकेशन में एक बात तो तय है कि सीबीडीटी उसी पार्टी का आदमी है, इसीलिए सीबीडीटी के सर्कुलर को एसएससी पर बाइंडिंग नहीं किया जा सकता। डिपार्टमेंट के लिए वो बाइंडिंग है क्योंकि तुम्हारे सुप्रीम ने ही लिखा है। सीबीडीटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सुप्रीम है, हेड है, तो आपने ही जब लिखा है तो आपके सारे ऑफिसर्स तो इसको मानेंगे, उनके लिए तो बाइंडिंग है। दरअसल ऐसा समझ लीजिए कि सीबीडीटी को यह मालूम है कि मेरा जो सर्कुलर है वो एसएससी पर बाइंडिंग नहीं होगा, इसलिए 99.99% जो सर्कुलर है वो एसएससी के फेवर में होता है। यानी जब भी कोई डाउट होता है तो वो डाउट एसएससी के फेवर में दे दिया जाता है कि ठीक है ये खर्चा अलाउड है या डिसअलाउड, लॉ में कंफ्यूज हो रहे हैं हम,
अलाउड मान लीजिए, ताकि उन्हें पता है कि अगर हम इसके विरोध में लिखेंगे तो एसएससी पर तो बाध्य है नहीं, फायदा नहीं होगा, तो झगड़ा कैसे खत्म होगा। तो झगड़ा को खत्म करने के लिए सर्कुलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्लैरिफिकेशन होता है, गाइडलाइंस होते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन क्या है? नोटिफिकेशन दो लोग इशू कर सकते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसे तो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जिम्मेवारी इशू करने की, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी सीबीडीटी को ऑथराइज कर देती है कि देखिए आप सर्कुलर, आप नोटिफिकेशन निकाल दीजिए। नोटिफिकेशन सर्कुलर जैसा नहीं है, नोटिफिकेशन सर्कुलर जैसा नहीं है। नोटिफिकेशन प्रोविजन के लिए आता है, उसमें इफेक्ट डालने के लिए आता है कि प्रोविजन में ये लिखा है, उसके लिए ये रूल बनेगा। तो रूल रेगुलेशन जो बनाए जाते हैं वो किस दिन से अप्लाई होंगे, रूल रेगुलेशन में क्या चीज लिखा गया है, रूल रेगुलेशन बनाना, ये सब नोटिफिकेशन के जरिए होता है। हम कह सकते हैं आप नोटिफिकेशन को डिनाई नहीं कर सकते, सर्कुलर को डिनाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को डिनाई नहीं कर सकते। नोटिफिकेशन आपके एक्ट का पार्ट बन जाता है। केस लॉ, केस लॉ, केस लॉ क्या होता है? जब डिपार्टमेंट और हम लड़ रहे होते हैं तो उसके लिए जुडिशियल बॉडी आती है। हमारे देश को चलाने के लिए तीन पिलर आपने सुना होगा, एक लेजिस्लेटिव बॉडी यानी पार्लियामेंट जो कानून बनाता है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी, जो कानून को इंप्लीमेंटेशन में लाते हैं, और तीसरा जुडिशियल बॉडी जो सरकार और जनता के बीच में अगर कुछ झगड़ा, कुछ लड़ाई है तो उसके क्लैरिफिकेशन के लिए आता है। और केस स्टडी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके जजमेंट को हम और डिपार्टमेंट दोनों मानेंगे, क्योंकि ये तो मध्य के व्यक्ति हैं, किसी के पक्षपाती नहीं है, तो हम दोनों इनकी बात को मानेंगे। बता सकते हैं आप में से कोई कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आ गया, इस जजमेंट, ये जजमेंट एसएससी को पसंद नहीं आया, तो एसएससी क्या कर सकता है? थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स कीजिएगा। रिस्पॉन्स वाला टाइम हम क्यों खराब करें, समझने में टाइम लगाएंगे। सर रिस्पॉन्स तब करेंगे ना जब हमें पता होगा। अब हमें कुछ पता ही नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? अरे कुछ तो पता होगा, कुछ तो दिमाग में आएगा। कौन सा तुम्हारा चैट हम सेव करके पब्लिश कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, तो लिखने की, इसी तरह से लिखने की हैबिट भी बनेगी, फटाफट लिखोगे, फटाफट इंटरप्रेट करोगे ना। कल को जब तुम प्रोफेशनल बन जाओगे तो जब इंटरव्यू में जाओगे तो जल्दी से जल्दी इंटरेक्ट करना, कुछ भी तुम्हें पता हो नहीं पता हो तो कुछ तो बात करोगे। तो चलिए, सबसे पहले एक आंसर आया, नाम नहीं लेते हैं, चलिए आंसर आया कि सर सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है, तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर है तुम्हारा। अगर एसएससी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, बैठा रहे। क्वेश्चन अगला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से खुश नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीबीडीटी से कहा कि साहब ये इन्होंने ना गलत जजमेंट दे दिया है। सीबीडीटी ने गवर्नमेंट से कहा कि हुजूर ये तो जजमेंट गड़बड़ आ गया है, अब बताइए हम क्या करें, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है, हमें पसंद नहीं आ रहा, ये तो गड़बड़ हो गया। तो क्या कोई ऑप्शन है? पहला हमने देखा एसएससी को तकलीफ हो रही है, कोई ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट को तकलीफ हो रही है, हमारे स्टडी का पार्ट है, जल्दी बताइए जल्दी। नहीं समझ आ रहा कहिए, कोई बात नहीं, सेम आंसर, हाँ सेम आंसर। नहीं, यहां पर आंसर फर्क है, जरा सभी सुनेंगे प्यार से और पार्टिसिपेट थोड़ा बहुत किया करो भाई। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अगर गवर्नमेंट खुश नहीं है तो लॉ में अमेंडमेंट ला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस सेक्शन के, जिस प्रोविजन के ऊपर जजमेंट दिया कि इस सेक्शन में डाउट है, ये कंफ्यूज कर रहा है ये लाइन, इस लाइन का ये अर्थ होगा, किसी लॉ के किसी पर्टिकुलर सेक्शन का अर्थ सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, इंटरप्रेट किया, वो इंटरप्रिटेशन लॉ मेकर को नहीं समझ आया, गवर्नमेंट को नहीं समझ आया, तो गवर्नमेंट, लॉ मेकर अमेंडमेंट ला सकती है। अमेंडमेंट लाने से क्या होगा कि जब लॉ ही बदल गया तो जजमेंट क्या काम करेगा? जजमेंट क्या था? कानून में ये लिखा है या वो लिखा है, उसको क्लैरिफाई करना।
लेकिन कानून में जो लिखा था वही अब बदल गया तो आपका जजमेंट बेकार हो गया। तो लॉ जजमेंट को ओवरराइड कर सकता है, ओवर रूल कर सकता है। तो ओवर रूल करने की पावर किसमें है? पार्लियामेंट में। कानून, गवर्नमेंट जस्ट प्रपोजल देगा, पार्लियामेंट उसे पास करेगा, कानून बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ओवर रूल हो जाएगा। आप देखेंगे अपने सिलेबस में कई जगहों पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट गवर्नमेंट को समझ नहीं आए, पसंद नहीं आए, और उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से उसको चेंज कर दिया, लॉ को चेंज कर दिया। बड़े अच्छे अच्छे जजमेंट है, आपको दिखाऊंगा, मजा आएगा आपको पढ़ने में, कि लॉ में लिखा हुआ था, उसका इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने सही लिया, उसके बावजूद लॉ मेकर को समझ नहीं आया, बात समझ नहीं आई, पसंद नहीं आया, लॉ बदल दिया और कोर्ट का जजमेंट ओवर रूल हो गया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ओवर रूल हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल करने का एक ही तरीका है, लॉ को चेंज कर दीजिए। लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है, जब लॉ चेंज होता है तो वो विद इफेक्ट फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज होता है, किसी पर्टिकुलर डेट से। तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहता है, उस डेट से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ओवर रूल हो गया क्योंकि लॉ बदल गया। मैंने आपको यहां पर 3 चीजें समझाई, सर्कुलर, नोटिफिकेशन और केस लॉ। अच्छा, यहां पर है इनकम टैक्स, कॉन्स्टिट्यूशन में किस एंट्री में लिखा है, ये सब चीजें आप जानते हो। इनकम टैक्स लॉ को एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सीबीडीटी और सीबीआईसी। ये इनडायरेक्ट टैक्स के लिए है और ये डायरेक्ट टैक्स के लिए है, सीबीडीटी। चलिए, आप सभी ये बात जानते हैं कि नहीं कि रियल इनकम पर हम टैक्स नहीं लेते, हम टैक्सेबल इनकम पर टैक्स लेते हैं। पर्सन का मतलब होता है जो कमा सकता है, जैसे आप और हम, देश का हर नागरिक पर्सन है। लेकिन एसएससी वो होता है जो टैक्स देने के लिए लायबल है, टैक्स पेयर है, उसको हम एसएससी कहते हैं। एसएससी की और भी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, वो सब समय पर करेंगे, अभी शुरुआत हो रही है, अभी इंसर्ट कर रहे हैं हम इंट्रोडक्शन, तो उसमें ज्यादा डिटेल नहीं जानना। प्रीवियस ईयर में पैसा कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में हम टैक्स देते हैं। टैक्स देने का एक ड्यू डेट होता है, असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर की इनकम पर हम टैक्स देते हैं। आगे चल सकते हैं दोस्त, इस हिस्से को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। यहां पर हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा दोस्त, ये वो सेक्शन है दोस्त, ये वो सेक्शन है जिसके वजह से, ये वो सेक्शन है जिसके वजह से हम पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे। क्या इसे हम इनकम टैक्स की चाबी कहें? यस। अगर आप इनकम टैक्स में, चाहे आप इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ लो, अगर आप इनकम टैक्स में कोई भी सेक्शन पढ़ते हो, कोई भी सेक्शन पढ़ते हो, तो वो इसी सेक्शन से पैदा होगा। यही सेक्शन गॉडफादर है पूरे इनकम टैक्स एक्ट का। कुछ भी इनकम टैक्स में पढ़ोगे वो इसी लाइन के बदौलत पढ़ोगे। क्या आपने सर ये सेक्शन एज इट इज लॉ में जो लिखा था एज इट इज पूरा यहां पर कॉपी कर दिया है? नहीं, मैंने उसको थोड़ा रिफाइन किया है, चेंज नहीं किया है, रिफाइन किया है। चीजों को थोड़ा रिफाइन करके आपके सामने लाता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं चेंज ही कर रहा हूं, लॉ रिफाइन कर रहा हूं। क्या कहता है सेक्शन 4? टैक्स शैल बी चार्ज्ड फॉर एवरी असेसमेंट ईयर, एनी असेसमेंट ईयर। किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए टैक्स चार्ज किया जाता है एट द रेट प्रेस्क्राइब्ड, यानी कि टैक्स का जो रेट है वो प्रेस्क्राइब्ड होता है। टैक्स लगता है टोटल इनकम पर, टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, ऑफ एवरी पर्सन। हर व्यक्ति का अपना प्रीवियस ईयर होता है। क्या मतलब सर, हम नहीं समझे? प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ईयर होता है, वो व्यक्ति का थोड़ी होता है सर। ईयर भी व्यक्ति का होगा। आप कह रहे हो एवरी पर्सन का प्रीवियस ईयर होता है, नहीं समझे सर। प्रीवियस ईयर तो मतलब एसएससी का पर्सन का प्रीवियस ईयर होता है, यानी आपका अलग प्रीवियस ईयर है, मेरा अलग प्रीवियस ईयर है क्या? यस सर। तो हमारा कौन सा प्रीवियस ईयर है? तुम्हारा प्रीवियस ईयर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम कमा ही नहीं रहे। प्रीवियस ईयर कमाने से ही पैदा होगा। फिर भी सर मान लीजिए हमें कमाने के बगैर हमें अपने रेजिडेंशियल स्टेटस को जानना है, तब तो सर हमें प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा। हाँ, रेजिडेंशियल स्टेटस के पर्पस से आपका प्रीवियस ईयर वो होगा जिस ईयर के लिए आप रेजिडेंशियल स्टेटस जांचना चाहते हो।
सर हम 22-23 के लिए जांचना चाहते हैं कि हम रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट, तो 22-23 आपका प्रीवियस ईयर हुआ, लेकिन मेरा प्रीवियस ईयर 22-23 है, 23-24 है। सर कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ एग्जाम्पल से समझाएं। लीजिए जी, एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है ए लिमिटेड, 2021, 22, 23, 24, 25, ये ए लिमिटेड एक कंपनी है। इसने अपने बिजनेस को यहां स्टार्ट किया 21/8/2021 से। तो कंपनी का प्रीवियस ईयर क्या होगा? अभी तय हुआ था ना, हर किसी का अपना प्रीवियस ईयर होता है। तो कंपनी का प्रीवियस ईयर होगा, पहला प्रीवियस ईयर होगा 21/8/2021 से 31 मार्च 2022। ये है प्रीवियस ईयर, ये फर्स्ट प्रीवियस ईयर है कंपनी का। जब मैं कहता हूं कंपनी का पहला प्रीवियस ईयर है, इसका मतलब कि 2021, इसके पहले वाले वर्ष में कंपनी का प्रीवियस ईयर नहीं था। तो हुआ ना, हर व्यक्ति का अपना प्रीवियस ईयर। इस कंपनी का प्रीवियस ईयर जो पहला प्रीवियस ईयर है वो 1 अप्रैल 21 से नहीं है, क्योंकि धंधा ही नहीं चालू हुआ। अर्निंग सोर्स होना चाहिए प्रीवियस ईयर के लिए, तो पहला प्रीवियस ईयर इनका छोटा हो जाएगा। दूसरा प्रीवियस ईयर पूरा होगा, तीसरा पूरा होगा। सपोज करिए कि यहां पर कंपनी ने यहां पर धंधा बंद कर दिया, बिजनेस यहां क्लोज कर दिया, मान लेते हैं 30 सितंबर 2023 को। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आखिरी प्रीवियस ईयर, कंपनी का आखिरी प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2023 से 30/9/2023 होगा? यस। तो मैं आपसे यह कहना चाहता था कि हर व्यक्ति का अपना प्रीवियस ईयर होता है, यह आपको जानना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर अर्निंग सोर्स से कनेक्टेड है। अगर आप कमा नहीं रहे तो आपका कोई प्रीवियस ईयर नहीं है, आप कमा रहे हो तभी आपका प्रीवियस ईयर होगा। तो अब अगर लाइन को समझिए, तो हर व्यक्ति के प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पर टैक्स असेसमेंट ईयर में चार्ज होता है। हर व्यक्ति के प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पर टैक्स प्रेस्क्राइब रेट से असेसमेंट ईयर के लिए चार्ज होता है। इस लाइन को अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर से बोल रहा हूं मैं, हर व्यक्ति के प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पर प्रेस्क्राइब्ड रेट से टैक्स असेसमेंट ईयर में असेसमेंट ईयर के लिए चार्ज होता है। इस लाइन को हमने इंटरप्रेट किया। पर्सन की परिभाषा यहां लिखी है, प्रीवियस ईयर यहां लिखा है, टोटल इनकम दैट इज मोस्ट, कितना भी मोस्ट लगा ले कम पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टोटल इनकम, जो कि है 245। बार बार हमें पढ़ना पड़ेगा 245। असेसमेंट ईयर की परिभाषा है, असेसमेंट ईयर की परिभाषा आप सुन लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का मैंने थोड़ा सा प्रीवियस ईयर को दिखाया, झलक दिखाई प्रीवियस ईयर की, तो असेसमेंट ईयर भी बताना मेरा फर्ज है। असेसमेंट ईयर की परिभाषा में लिखा है 12 महीने का पीरियड। प्रीवियस ईयर की परिभाषा में ऐसा नहीं लिखा। तो प्रीवियस ईयर छोटा हो सकता है, ये मैं कहीं और चला गया, पहले कहीं और था, यहां आ गया। चलिए, प्रीवियस ईयर छोटा हो सकता है, जैसे इसमें पहला प्रीवियस ईयर, यहां पर मान लीजिए ये धंधा क्लोज वाला एक एग्जांपल ले रहा था ना मैं, धंधा क्लोज हो गया। आपको एक चीज और बतानी है, बीच में रोक रहा हूं। आपके पास होना चाहिए पेन, आपके पास होनी चाहिए कॉपी, पेन और कॉपी। कॉपी में जब आप लिखें तो डेट डाल दें, जो बचपन में करते थे, और डेट डाल के चैप्टर का नाम लिख दें, बेसिक कंसेप्ट। और जो कुछ भी आपको लिखने की इच्छा हो, कॉपी करने की इच्छा हो, वो आप लिखें और कॉपी करें। कॉपी करने जैसा मेरे तरफ से ऑफिशियली कुछ भी नहीं होगा, एक्सेप्ट फ्यू लाइन, फ्यू नोट्स कहीं कहीं पर, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा।
कॉपी करने का टाइम ही बचा रहा हूं और हम इसमें इंटरप्रेट कर रहे हैं चीजों को, तो टाइम जो हमारा बचेगा वो इसी वजह से बचेगा। ठीक है, तो कॉपी करने जैसा कुछ भी हमें नहीं है करना, लेकिन फिर भी आप एक नोटबुक रखें, कॉपी रखें, पेन रखें और उसकी नोटिंग थोड़ी बहुत जो आपको समझ आता है, कुछ लिखने की इच्छा हो तो आप लिखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको ऑफिशियली नोट कराऊंगा, सब कुछ आपको मैंने नोट करके दिया है। ठीक, एक चीज और बताऊं फिर मैं कंटिन्यू करता हूं। समझाना मेरा कर्तव्य है, फर्ज है, और समझ लीजिए कि मेरे लिए समझाना ही आर्ट है, उसमें मैं माहिर हूं। कंसेप्ट को आप तक पहुंचाना जिम्मेवारी है मेरी, वो मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगा, लेकिन सक्सेस इस पर निर्भर नहीं है। बहुत सिंपल है इसके पीछे लॉजिक। अगर सक्सेस समझने पर ही निर्भर होता तो टीचर एक्सपर्ट है समझाने में, तो टीचर के हर बच्चे का इक्वल मार्क्स आता। हर बच्चे का इक्वल मार्क्स नहीं आता, जबकि टीचर हर बच्चे को अच्छे से समझा देता है। इसका अर्थ है कि सक्सेस मेरे पार्ट से अगर आधा निर्भर करता है तो आधा आपके पार्ट पे निर्भर करता है। आपको समझना तो अच्छे से है, और वो समझना ये नहीं है आप समझिए कि सर आपकी जिम्मेवारी है अच्छे से समझाना, गुड सर, आधा आपने कर दिया, आधा सर हमारी जिम्मेवारी है अच्छे से समझना। नहीं 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 नहीं, नहीं, गलत समझ रहे हैं आप। जो अच्छे से समझ रहे हैं वो मैं अच्छे से समझा रहा हूं, इसलिए बस आपका काम है आप ध्यान से सुन ले। जो चीज आप सुन लेंगे मैं समझा दूंगा, उसमें आपकी एक्सपर्टाइज नहीं है। आपकी एक्सपर्टाइज उसके बाद आती है, उसे रिटेन रखने। मैंने खिलाया, उसको बॉडी में लगना भी चाहिए, तो उसको जो पचाना है, हजम करना है, वो आपके तरफ से होना चाहिए। और वो कैसे होगा? रिपीटेशन से। जो भी मैं आज पढ़ाऊंगा, चाहे मैंने 2 ही लाइन पढ़ाया, बकवास पढ़ाया, थोड़ा पढ़ाया, कम पढ़ाया, इसे आप अगली क्लास से पहले कम से कम 2 से 3 बार, 2 से 3 बार कम से कम रिवाइज करें। और ये डेली काम है। पता है आपको 2 से 3 बार रिवाइज करने में कितना समय लगेगा? 15 मिनट। जो भी मैं आज पढ़ाऊंगा 15 मिनट में आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लो। धीरे धीरे जब कोर्स आगे बढ़ेगा तो ज्यादा चीजें रिवाइज करनी पड़ जाएगी, तो वो 15 से 30 मिनट हो जाएगा। मैं आपसे डेली का 2 घंटा मांगूंगा, 1.5 घंटा जो मैं पढ़ाऊंगा, आधा घंटा जो आप घर पे रिवाइज करोगे पूरे दिन कभी भी। बस इतना ही आपसे चाहिए, उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट पर आप ध्यान दो। मेरे तरफ से मुझे इतना ही चाहिए। फिर जिस दिन हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे वो तो सेपरेट पार्ट हो जाएगा, लेकिन प्रोविजन को लर्न कराना, समझाना, वो मेरी जिम्मेवारी है। 2 घंटे में 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा, आधे घंटे आपको घर पे निकालना पड़ेगा, वो मेरा समय है, वो आप नहीं चेंज कर सकते। और ऑब्वियस है कि मैं आपके साथ तो रहूंगा नहीं, तो भरोसा करके ही चलना पड़ेगा। तो प्लीज भरोसा मेरा मत तोड़िएगा। चलिए वापस आते हैं। तो मैं आपको समझा रहा था पर्सन की परिभाषा, प्रीवियस ईयर की परिभाषा, टोटल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया। अब आ रहा हूं असेसमेंट ईयर पे। असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन में लिखा है कि 12 महीने का पीरियड, 12 महीने का पीरियड जो प्रीवियस ईयर का ठीक अगला होगा। अब जरा देखिए, यहां पर हम कह सकते हैं पहला प्रीवियस ईयर छोटा है, दूसरा पूरे 12 महीने का है, तीसरा पूरे 12 महीने का, ये दूसरा प्रीवियस ईयर हो गया, ये तीसरा हो गया। चौथा प्रीवियस ईयर चूंकि धंधा बंद हो गया इसलिए प्रीवियस ईयर फिर से छोटा हो गया। क्या प्रीवियस ईयर 12 महीने का हो सकता है? यस। उससे कम का भी हो सकता है? यस, पॉसिबल है। असेसमेंट ईयर 12 महीने का हो सकता है? यस। उससे कम का हो सकता है? नो, क्योंकि असेसमेंट ईयर के डेफिनेशन में ही लिखा है। क्या लिखा है सर? 12 महीने का पीरियड असेसमेंट ईयर कहलाएगा, प्रीवियस ईयर का ठीक अगला फाइनेंशियल ईयर। यानी प्रीवियस ईयर अगर ये छोटा ही सही, इसका असेसमेंट ईयर 25-26 ही होगा, यानी 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26। ठीक है, वापस आते हैं। टोटल इनकम जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, टोटल इनकम। टोटल इनकम पे ही टैक्स लगाना है। टैक्स जो लगाना है वो तो प्रेस्क्राइब्ड रेट से लगाना है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस के हिस्से को अगर हम तोड़ें इनकम टैक्स को, तो 2 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। एक टोटल इनकम,
और दूसरा टैक्स। यहां लिख देता हूं, एक टोटल इनकम और दूसरा टैक्स। ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। सर टैक्स का रेट तो सर प्रेस्क्राइब्ड है। हाँ प्रेस्क्राइब्ड है टैक्स का रेट। क्या है सर टैक्स का रेट प्रेस्क्राइब्ड, आप हमें बताओगे क्या? बिल्कुल बताएंगे। टैक्स का रेट प्रेस्क्राइब्ड क्या है वो जरूर बताएंगे। टैक्स का रेट जो प्रेस्क्राइब्ड है वो दो भाग में प्रेस्क्राइब्ड है, दो भाग में। एक है, सर ये लिख लेता हूं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। अरे नहीं ये सब लिखा हुआ है, देखो दिखाता हूं, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ूंगा दोस्त। ये देखो यही पढ़ा रहा हूं, सामने रहेगा ना सब कुछ लिखा हुआ तो उतना समझ नहीं आएगा, इसलिए यहां मैं सामने ब्लैंक लिख के तब समझा रहा हूं, नोटिंग की जरूरत नहीं। अच्छा, टैक्स रेट, टैक्स रेट दो भाग में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है एसएससी वाइज। एसएससी वाइज मतलब एसएससी को देखकर टैक्स रेट है। अरे भाई तुम इंडिविजुअल हो क्या, तुम्हारे लिए स्लैब रेट है, चलो साइड हो। एचयूएफ तुम्हारे लिए भी स्लैब है, साइड हो। कंपनी तुम्हारे लिए फ्लैट इतना रेट है, पार्टनरशिप फर्म तुम्हारे लिए ये है, विदेशी कंपनी तुम्हारे लिए ये है। हर एसएससी को देखकर टैक्स रेट बनाना, ये कहते हैं एसएससी वाइज। दूसरा भाग है इनकम वाइज। मतलब अरे तुम ब्लैक मनी हो, ओहो, इनकम को देखकर सरकार कह रही है तुम ब्लैक मनी हो, 60% टैक्स है। लेकिन अभी आप कह रहे थे ना स्लैब रेट, हम इंडिविजुअल है। अरे दिमाग मत खराब करो, इनकम तो स्पेसिफिक है ना, इस पर 60% है। सर तो इंडिविजुअल के लिए है या कंपनी के लिए है, आप अलग अलग बता रहे थे ना सबके लिए, वो सब साइड करो। इनकम वाइज में इनकम के ऊपर टैक्स है, ये इनकम जो होगा टैक्स वैसे ही होगा। हाँ तुम कौन हो भाई? सर हम लॉटरी इनकम है 30%। तुम कौन हो भाई? जी हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20%। तो इनकम वाइज टैक्स रेट भी है और एसएससी वाइज टैक्स रेट भी है। सर प्रायोरिटी किसकी लेनी है? इनकम वाइज की। यानी अगर आप एसएससी हो, आपने 15 प्रकार की इनकम कमाई है, तो पहले हम इनकम वाइज देखकर टैक्स लगा देंगे, उसके बाद जो बच गई इनकम है, अगर हमारे पास इनकम फिक्स है जिसको हम कहते हैं स्पेशल इनकम, तो स्पेशल इनकम पर स्पेशल टैक्स रेट लग जाएगा। जो बच गई इनकम है जिसको हम कहेंगे नॉर्मल इनकम, उस पर हमें एसएससी वाइज टैक्स रेट लगाना है। तो क्या सर ये टैक्स रेट दोनों ही जेन्युइन, दोनों ही काम के हैं? जी हां, दोनों ही काम के टैक्स रेट हैं। चलिए समझ गए सर। सर टोटल इनकम, मैंने क्या कहा, इनकम टैक्स में दो चीजें देखनी है, एक टोटल इनकम और एक टैक्स। तो टैक्स रेट तो आपको थोड़ा सा समझा दिया, ब्रीफिंग कर दिया। अब आते हैं टोटल इनकम पे, क्योंकि आप एसएससी के टोटल इनकम पर टैक्स लगाओगे तो यू नीड टू नो टोटल इनकम मतलब क्या। सर हम जानते हैं। अच्छा बताओ सर, 5 हेड्स की इनकम टोटल इनकम, क्यों उसमें डिडक्शन वगैरह नहीं दोगे? हाँ मतलब 5 हेड्स की इनकम को जोड़ के जीटीआई, जीटीआई में से डिडक्शन देंगे टीटीआई। सर यही है टोटल इनकम। आप मोटा मोटा सही कह रहे हो, लेकिन टोटल इनकम की परिभाषा बनाई गई है, तो आओ हम इनसे ही पूछें कि भैया बताओ टोटल इनकम का मतलब। जब मैंने 2:45 से पूछा कि तू ही बता दे मुझे टोटल इनकम की परिभाषा, क्योंकि हमें इंटरप्रिटेशन सीखना है, हमें इंटरप्रिटेशन सीखना है, हमें कानून को समझना पड़ेगा। तू बता टोटल इनकम का मतलब। तो ये कहता है टोटल इनकम का मतलब, सुनिए, टोटल अमाउंट ऑफ इनकम जो सेक्शन 5 में बताया गया है और इनकम टैक्स एक्ट के मैनर में कंप्यूट हुआ है। क्या बोल रहा है भाई, कुछ नहीं समझ आया? कह रहा है देखो, मेरे कहने का मतलब है सेक्शन 5 में जो बताया गया है ना, वही है टोटल इनकम, लेकिन उसको कंप्यूट करना पड़ेगा तब बनेगा टोटल इनकम। और कंप्यूट कैसे करना है? इनकम टैक्स एक्ट में मैनर बताया गया है, उस मैनर में कंप्यूट करना है। तो पहले तुम सेक्शन 5 के पास जाओ, वहां से इनकम उठाओ, इनकम उठा के पूरे एक्ट में देखो कि उसको कंप्यूट करने का तरीका क्या है, और उसे कंप्यूट करने के बाद लेकर आओ, दैट इज टोटल इनकम। अच्छा, सेक्शन 5 के पास जाना पड़ेगा। चलो 5 से मिलते हैं।
जब हमने सेक्शन 5 से बात की तो सेक्शन 5 कहता है कि मेरे पास किसने भेजा तुझे? 245 ने। ठीक है, देख मैं क्या कहता हूं। मैं कहता हूं इनकम जो चार्जेबल टू टैक्स है इंडिया में एज पर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन। कोई आदमी सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा। अरे कुछ ऐसा बोलो ना जो समझ आ जाए हमें भी। अच्छा तो ठीक है, सुनो बेटा, टोटल इनकम किसकी निकालनी है? ने कहा मिस्टर राम की निकालनी है। हाँ तो राम को लेकर आओ, राम को बुलाओ। पहले सेक्शन 5 बोल रहा है, पहले हम राम के रेजिडेंशियल स्टेटस को देखेंगे सेक्शन 6 के हिसाब से। सेक्शन 6 के हिसाब से रेजिडेंशियल स्टेटस को देखेंगे। राम रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट भी है तो ऑर्डिनरी है, नॉट ऑर्डिनरी है। और उसके बाद राम के कमाए हुए इनकम इंडिया में कितने टैक्सेबल है, इंडिया में कितने टैक्सेबल है वो आइडेंटिफाई करेंगे और तुम्हें हाथ में पकड़ाएंगे कि लो भैया यही है मेरे हिसाब से टोटल इनकम राम की। अब तुम इस इनकम को लेकर 245 पर मत चले जाना, इस इनकम को कंप्यूट करना एक्ट के मैनर से और तब 245 के पास जाना। 245 बॉस है जो कहता है मेरे पास टोटल इनकम लेकर आओ, लेकिन 245 क्या कहता है? 245 कहता है जाओ सेक्शन 5 से टोटल इनकम लेकर आओ। तो पहले आपको सेक्शन 5 के पास जाना पड़ेगा, फिर टोटल इनकम उठानी होगी, फिर उसको कंप्यूट करना होगा, तब वो बनेगा 245 वाला टोटल इनकम, 245 वाला टोटल इनकम। अच्छा सर, थोड़ा बहुत समझ आया, अभी और समझाता हूं ना। सेक्शन 5 से मैंने और अच्छे से डील की। तो सेक्शन 5 ने सबसे पहले शब्द इस्तेमाल किया इनकम, और इनकम किसे कहते हैं ये सेक्शन 224 में बताया गया। सर ऐसे में तो दिमाग हमारा खराब हो जाएगा। ना ना, अभी सब पहले तो मैं बिखेरता हूं ना, फिर समेटूंगा भी। तो अभी तो बिखेर दूंगा, फिर समेट भी लूंगा, चिंता मत करो। फिर आएगा आपका एक ग्रिप। भाई सीधी बात है, हम कहते हैं ना कि सोने को पहले तपाना पड़ता है तब जाकर वो चमक आती है। तो तपने में तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। जब इंटरप्रिटेशन हम करते हैं तो एक एक वर्ड को बिखेर देते हैं, फिर उसको समेट कर सजाकर कॉन्फिडेंस में लाते हैं। तो टेंशन मत लीजिएगा, बिखेरने दीजिए। इनकम की परिभाषा सेक्शन 224 में दी गई है। जब मैंने 224 देखा तो 224 में एक लंबी लिस्ट मिली मुझे, बहुत लंबी लिस्ट थी। सेक्शन 224 की एक बहुत लंबी लिस्ट थी, सिर्फ इसी को इनकम कहा गया है। इसका मतलब इनकम भी परिभाषित है, इनकम भी डिफाइन है। इसका यह मतलब हुआ कि मान लीजिए इस आदमी के हाथ में कुछ पैसे आए हैं, कहीं से कुछ पैसे आए हैं, तो सबसे पहले मुझे यह देखना चाहिए कि ये जो पैसे आए हैं ये इनकम की परिभाषा में आता है या नहीं। क्योंकि अगर ये इनकम की परिभाषा में ही नहीं आता तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा इस पर। सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि यह इनकम की परिभाषा में आता है या नहीं आता। तो 224 से सबसे पहले मिलना है। आपके हाथ में बहुत सारी रिसीट है, आपके हाथ में बहुत सारी रिसीट है, तो उस रिसीट को लेकर मैं पहले 224 के पास जाऊंगा, पूछूंगा। थोड़ा मैं जो वर्ड यूज करूंगा थोड़ा हिंदी 224 बोलूंगा, वो कॉन्फिडेंस के साथ, वो जल्दी बोलने की वजह से और वो ग्रिपिंग आने की वजह से। आप 224 में टाइम ज्यादा लगता है। आप जैसे मर्जी कर लेना, मेरे तरफ से 224 टाइम लगेगा, इसलिए 224। सबसे पहले मैं 224 के पास जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि आपके हाथ में जो रिसीट है वो इनकम है कि नहीं। क्योंकि अगर वो इनकम नहीं है तो वही बात खत्म हो जाती है। अगर वो इनकम है तो टैक्स नहीं लगाना। अगर मुझे पता चल गया कि आपकी रिसीट इनकम है, तब मैं सेक्शन 5 के पास जाकर पता लगाऊंगा कि ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं। और सेक्शन 5 के पास सेक्शन 6, 7, 9 DTAA, ये कुछ आदमी है, ये स्टाफ है सेक्शन 5 के। सेक्शन 5 का स्टाफ है 6, 7, 9 और DTAA।
4 स्टाफ हैं सेक्शन 5 के पास। इन चारों ने मिलकर यह तय करना है कि ये इनकम तो है, इनकम तो है, 224 ने बता दिया इनकम तो वो है, ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं। तो पहले आप कहां जाओगे, 224 ने कंफर्म कर दिया कि ये इनकम है। फिर सेक्शन 5 के पास जाओगे, सेक्शन 5 अपने 4 स्टाफ को लगा देगा, 6, 7, 9 और DTAA। 6 बताएगा कि कौन कौन, 6 बताएगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस आपका क्या है, 7 बताएगा कि इनकम कौन सी इंडिया में रिसीव्ड होगी, 9 बताएगा इनकम कौन सी इंडिया में अर्न मानी जाएगी। और DTAA ये नॉन रेजिडेंट के लिए स्पेशली, या कोई इनकम जो 2 देशों में टैक्सेबल होता है उसके लिए स्पेशली अप्लाई होता है। कोई भी इनकम अगर 2 अलग अलग देशों में टैक्सेबल हो गया, एक ही इनकम, तो इसे डबल टैक्सेशन बोलते हैं। डबल टैक्सेशन का मतलब होता है एक आमदनी एक से ज्यादा देश में टैक्सेबल हो रही है। डबल टैक्सेशन का मतलब होता है एक आमदनी एक से ज्यादा देश में टैक्सेबल हो रही है। जैसे आप हमारे देश के रेजिडेंट हो, आपने विदेश में कुछ कमाई कर ली, तो आपने उस विदेश में कमाई की, तो उस विदेश के लिए आप नॉन रेजिडेंट हो, लेकिन कमाई आपने वहां की है, तो वहां की सरकार चाहेगी कि आप जो नॉन रेजिडेंट हो वहां के लिए आप भी वहां पर टैक्स दो, उस इनकम पर, कम से कम उस इनकम पर दो। और चूंकि आप हमारे देश के रेजिडेंट हो, तो हम चाहेंगे कि आपकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो। तो हो गया ना, 2 देश लड़ पड़े, 2 देश की लड़ाई हो गई कि भाई साहब ये इनकम हमारे में टैक्सेबल है, वो कहे हमारे में टैक्सेबल है। इस लड़ाई को खत्म करने के लिए आता है DTAA, DT यानी डबल टैक्सेशन। AA का मतलब है अवॉइडेंस अग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट 2 देश बैठकर डिसाइड करता है कि अगर ऐसी परेशानी आई तो कौन सा देश किस इनकम पर टैक्स लेगा, किस परिस्थिति में टैक्स लेगा। तो DTAA एक मोटी किताब है, हर देश के साथ अलग किताब है। हमारे पास हर देश के साथ 100 से ज्यादा DTAA है हमारे देश में। हर देश के साथ अलग अनुबंध है, अलग किताब है, अलग डिसीजन है कि ये इनकम कहां टैक्सेबल होगी। वहां से हमें पता करना पड़ेगा सेक्शन 6, 7, 9 और DTAA की जरूरत पड़ सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। अगर आपकी सारी इनकम इंडिया में ही है तो क्यों जरूरत पड़ेगी। अगर इंडिया से बाहर है तो देखना पड़ेगा कि आप इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं। तो वापस आते हैं शुरू से। मिस्टर राम के पास कुछ रिसीट है, 224 के पास हम उस रिसीट को ले जाएंगे। 224 उसे फिल्टर करेगा कि ये इनकम है, ये इनकम नहीं है। जो इनकम नहीं है उसे छोड़ दो, जो इनकम है उसे लेकर सेक्शन 5 के पास जाओ। सेक्शन 5 डिसाइड करता है अपने स्टाफ की मदद से, 6, 7, 9 और DTAA की मदद से, कि ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल है और ये इनकम इंडिया में नहीं टैक्सेबल है। जो इनकम इंडिया में नहीं टैक्सेबल है उसे भूल जाओ। जो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है सेक्शन 5 ने वो तुमको दे दिया, सेक्शन 5 ने वो तुमको दे दिया। सर तो हम लेके जाते हैं 245 के पास। आप नहीं 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 नहीं, नहीं। सेक्शन 5 ने जो तुमको हाथ में इनकम दी कि बेटा ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, ये रखो, ले जाओ, इसे 245 पे लेके मत जाना, क्योंकि इसे कंप्यूट करना है अभी। सर कंप्यूट कैसे होगा। हाँ, कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले अनिवार्य है, कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले अनिवार्य है क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम। मान लीजिए आपके पास ये इनकम थी, ये आपके पास इनकम नहीं है, मान लीजिए ये इनकम नहीं है, ये आपके पास इनकम नहीं है, रिसीट है, रिसीट, मान लीजिए आपके पास ये रिसीट है। अब इस रिसीट में से सपोज कीजिए ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये आप लेकर गए, 224 ने आपको बता दिया कि ये इनकम है। तो दोस्त ये तो टैक्सेबल हुआ नहीं, ये भी टैक्सेबल नहीं हुआ, ये 2 तो बच गए, बाकी ये 4 आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, मान लीजिए 5 इनकम आ गए। इसे आप लेकर गए सेक्शन 5 के पास। सेक्शन 5 ने अपने स्टाफ की मदद से ये तय किया कि ये वाली इनकम, ये वाली इनकम और ये वाली इनकम। सेक्शन 5 ने यह तय किया कि ये जो 3 इनकम है, ये 3 इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। मान लेते हैं सेक्शन 5 ने ये डिसाइड कर दिया कि ये 3 इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। तो फिर से जरा देखिए, सेक्शन 224 के वजह से ये 2 चीजें रह गई जो टैक्सेबल नहीं हुआ, सेक्शन 5 की वजह से ये 2 चीजें रह गई जो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। अब ये डिसाइड हो गया कि बेटा ये तो टैक्सेबल है, इसे 2
45 पर लेकर मत जाना, 245 पर। अब इसको कंप्यूट करना है। तो ये जो कंप्यूट करेंगे ना, इस 3 इनकम को कंप्यूट करेंगे ना, उसमें सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करना है सबसे पहले। सर मतलब ये तय करना है कि ये इनकम, जो 3 इनकम है, ये सैलरी है या हाउस प्रॉपर्टी है या बिजनेस प्रोफेशन है या कैपिटल गेन है या अदर सोर्सेस है। पहले इसके हेड डिसाइड करने। जैसे 3 में पहली इनकम हमने हेड डिसाइड किया कि ये सैलरी है, तो फिर सैलरी के सेक्शन अप्लाई होंगे, सेक्शन 15 से 17, और वो कैलकुलेट करेगा, इस इनकम को कंप्यूट करेगा। अगर मुझे पता चला कि वो हाउस प्रॉपर्टी है तो सेक्शन 22 से 27, सेक्शन 22 से 27 डिसाइड करेगा कि ये इनकम कैसे कंप्यूट होगी। इसका मतलब हर हेड के नियम अलग अलग हैं, और आपने अगर हेड गलत चुन लिया तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। मैं इसे ऐसे दिखाऊं कि आपकी जो रिसीट है, पर्सन की जो रिसीट है, 2/24 में आया तभी इनकम है, नहीं आया तो नॉट टैक्सेबल। 2/24 में आया तो उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर सेक्शन, रेजिडेंशियल स्टेटस में सेक्शन 6 भी लगेगा। 6, 7, 9 और DTAA के आधार पर सेक्शन 5 डिसाइड करता है कि इनकम इंडिया में टैक्सेबल है या इंडिया में नहीं टैक्सेबल। जो इंडिया में नहीं टैक्सेबल है उसे भूल जाइए, जो इंडिया में टैक्सेबल है उसमें सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैप गेन, अदर सोर्सेस, कौन सी इनकम है। अगर वो सैलरी है तो 15 से 17 ये डिसाइड करेगा। अगर वो हाउस प्रॉपर्टी है तो 22 से 27। अगर वो बिजनेस है तो ये वाले सेक्शन, अगर वो कैप गेन है तो ये, अदर सोर्सेस है तो ये डिसाइड करेगा कि इनकम निकाली कैसे जाएगी। जब आप ये हेड्स के अपने अपने प्रोविजन लगा रहे होंगे तो सेक्शन 10 भी आ जाएगा ये बताने की सुनो सरकार ने कुछ इनकम को एग्जम्प्ट कर दिया है, उसको कंप्यूट मत करना, ध्यान रखना। आपने कहा अच्छा, तो कुछ इनकम एग्जम्प्ट है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सर ये सेक्शन 10 कब लगाना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। सर ये सेक्शन 10 कब लगाना है? सेक्शन 10 सब के साथ लगाना है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। सभी हेड्स में कंप्यूटेशन के वक्त आपको सेक्शन 10 लगाना पड़ेगा। सभी हेड्स में कंप्यूटेशन के वक्त आपको सेक्शन 10 लगाना पड़ेगा, सभी हेड्स में। तो सेक्शन 10 कब लगाना है? ऐसा नहीं है कि पहले आप सैलरी की इनकम निकाल लो, हाउस प्रॉपर्टी निकाल लो तब लगेगा, नहीं नहीं। जब आप सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैप गेन, अदर सोर्सेज निकाल रहे हो उसी समय सेक्शन 10 का ध्यान रखना है। सेक्शन 10 का ध्यान रखना है। क्या लिखा हुआ है? अप्लाई एग्जम्पशन व्हाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम 5 हेड्स। तो जब आप 5 हेड्स की इनकम निकाल रहे हैं वहीं पर एग्जम्पशन का ध्यान रखना है कि अगर कोई इनकम एग्जम्प्ट है तो उसको हाथ मत लगाइए, छोड़ दीजिए। तो इनकम कब कब छोड़ दी जाएगी? जब वो इनकम ही नहीं है। जब वो इनकम तो है लेकिन इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। जब वो इनकम तो है, इंडिया में टैक्सेबल भी है, लेकिन सेक्शन 10 ने एग्जम्प्ट कर दिया है। ये 3 परिस्थिति जहां इनकम को कैलकुलेट नहीं करना। उसके बाद जब आप 5 हेड्स निकाल लेते हो तो क्लबिंग सेट ऑफ के प्रोविजन अप्लाई करते हो। क्लबिंग और सेट ऑफ के प्रोविजन अप्लाई करके उसे GTI में लाते हो, फिर डिडक्शंस देते हो GTI से, और तब TTI आता है जो आपको 245 बॉस के पास ले जाना है कि साहब ये रही इनकम। यहां जो आपको ने देखा था, साहब ये रही इनकम, ये रही इनकम, अब ले आइए टैक्स के रेट। ये रही इनकम, अब ले आइए टैक्स के रेट। तो टैक्स का रेट आके सबसे पहले कहेगा सुनो, जो स्पेशल इनकम है उसे अलग करो, उसके ऊपर तो ये वाला टैक्स रेट लगेगा, बाकी जो इनकम है उस पर ये वाला टैक्स रेट लगेगा। इस हिसाब से हमारा टैक्स टोटल बनेगा। यहां पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहां तक
बताइए, सच में बताइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई पार्टी में थोड़ी आए हो, नहीं नहीं जी खाना बहुत अच्छा बना, बहुत बढ़िया, नहीं नहीं सजावट हुआ, क्या बात है सर, मजा आ गया, अरे बहुत अच्छा अरेंजमेंट है सर। पार्टी में थोड़ी आए, आप अपने भविष्य को बनाने आए हो, तो हाँ आपको बताना पड़ेगा, और वो फैक्ट बताना पड़ेगा, फैक्ट से ही बात बनेगी, है ना। तो हम लोगों का कम्युनिकेशन बिल्कुल सत्य पर आधारित होना चाहिए, कल्पना पर नहीं, कटसी मैनर नहीं होना चाहिए। चलिए यहां तक अगर ठीक है तो इस चार्ट को देख सकते हैं आप। ये चार्ट कुछ नया नहीं है, जो अभी हमने किया है, जो अभी हमने पढ़ा है, उसी को दूसरे नजरिए से देखा है। मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि मैं किसी एक चीज को, किसी एक सेक्शन को, किसी एक प्रोविजन को मल्टी डायमेंशन व्यू दूं, मतलब उसे हर एंगल से देखूं, कुछ छूट तो नहीं रहा। तो उसी चीज को फिर से हमने अलग एंगल दिया है कि 22-23, तो इसमें समय नहीं लगेगा, 22-23 के प्रीवियस ईयर में जो हम कमाते हैं, उस कमाई पर टैक्स लगाने से पहले हम व्यक्ति के रेजिडेंशियल स्टेटस पर जाते हैं, उसके आधार पर इनकम डिसाइड करते हैं। इनकम इंडिया में कितना टैक्सेबल है उसे 5 हेड्स में बनाते हैं, उसके बाद उसे जीटीआई तक पहुंचाते हैं, फिर डिडक्शन देते हैं, फिर टीटीआई पहुंच जाता है, फिर इसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है असेसमेंट ईयर। आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, क्या आप जानते हो कि ये जो डिडक्शन है 80C से 80U, ये क्या चीज है? मतलब कौन कौन से डिडक्शन है वो नहीं, सीधा सीधा मुद्दे पर आता हूं। क्या आप जानते हो इसी को टैक्स प्लानिंग कहते हैं? टैक्स प्लानिंग जो आपके मन में बैठा हुआ है कि टैक्स बचाने के तरीके, वो तो सही आंसर है। टैक्स प्लानिंग आपके कोर्स का मेन कोर एरिया है। टैक्स प्लानिंग मतलब टैक्स बचाने के तरीके, वो तो ठीक है, लेकिन टैक्स बचाने के 3 तरीके हो सकते हैं। टैक्स बचाने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीके को टैक्स प्लानिंग कहते हैं, एक तरीके को टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं, और एक तरीके को टैक्स इवीजन कहते हैं। फिर से समझिए, टैक्स बचाने के 3 तरीके हैं। एक कहलाता है टैक्स प्लानिंग, एक कहलाता है टैक्स अवॉइडेंस, और एक कहलाता है टैक्स इवीजन, टैक्स की चोरी। झूठ बोलकर टैक्स बचा लिया, भाई टैक्स तो बचा लिया, इसे कहते हैं टैक्स की चोरी, टैक्स इवीजन। झूठ बोलकर अगर टैक्स बचाओगे, चाहे कुछ भी झूठ बोलो, खर्चा ज्यादा बता दिया, डिडक्शन है नहीं ले लिया, इनकम थी छिपा लिया, कम बताया, कुछ भी झूठ बोलकर टैक्स बचाओगे तो उसे टैक्स इवीजन बोलेंगे। इसकी जबरदस्त सजा मिलती है ना। तो इस काम से बचो। अब बचा 2, एक प्लानिंग और एक अवॉइडेंस। अगर आपने टैक्स बचाया लॉ के कमजोरी को देखकर, उसके कमजोरी का फायदा उठाकर, झूठ नहीं बोला, सच बोला, लेकिन कुछ इस प्रकार से कि कानून भी नहीं टूटा और टैक्स भी बचा, लेकिन आपके इस टैक्स बचाने में लॉ मेकर का हाथ नहीं है, लॉ मेकर की कमजोरी है। लॉ मेकर के लिखे हुए शब्द का दुरुपयोग करके, सच बोलकर दुरुपयोग करके आपने टैक्स बचा लिया, तो इसे टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। एक सिंपल उदाहरण लेता हूं। एक जमाने में टैक्स अवॉइडेंस हुआ था। सिंपल उदाहरण है, आपने पढ़ा होगा एक सेक्शन जहां पर नॉन रेजिडेंट अगर शिपिंग बिजनेस में इंगेज्ड है तो जो भाड़ा लगता है, जो फ्रेट लगता है, जो भाड़ा लगता है, उसका 7.5% पीजीबीपी इनकम
मान लिया जाता है। एक नॉन रेजिडेंट अगर शिपिंग बिजनेस में एंगेज्ड है तो जो भाड़ा वो चार्ज करेगा उसका 7.5% पीजीबीपी इनकम माना जाता है। ये आपने कभी पढ़ा होगा सेक्शन इंटरमीडिएट में, नहीं पढ़ा है तो अभी सुन लिया आपने कि हाँ जी, एक नॉन रेजिडेंट अगर इंडिया में शिपिंग बिजनेस करे तो जो भी इंडिया से फ्रेट उनका कलेक्ट होता है 7.5% पीजीबीपी माना जाता है। पीजीबीपी इनकम कितनी होगी? अगर फ्रेट मान लेते हैं 80 लाख रुपए है तो 80 लाख रुपए का 7.5% 6 लाख रुपए पीजीबीपी माना जाएगा। अब इस शिपिंग कंपनी ने क्या किया, अपने कस्टमर से बात की कि आपका जो फ्रेट हम ले रहे हैं 80 लाख, मान लीजिए एक ही कस्टमर है, पूरे से 80 लाख ले रहे हैं, एक एग्जांपल, आप हमें अपने फ्रेट को 10 लाख रुपए दो और 70 लाख हम आपसे चार्ज करेंगे डेमोरेज चार्जेस के नाम से, डीसी के नाम से, डेमोरेज चार्जेस। कस्टमर ने कहा जी हम समझे नहीं। शिपिंग कंपनी ने कहा कि आपसे हम 80 लाख का फ्रेट डिसाइड कर रहे थे, आप 10 लाख फ्रेट के नाम पर दे दो और 70 लाख डेमोरेज चार्जेस के नाम पर दे दो। डेमोरेज चार्जेस यानी पोर्ट पर जो आपके सामान को हम हैंडल करेंगे, जो रखेंगे, उन सब के नाम पर दे दो। तो कस्टमर ने कहा कि भाई हैंडल करने और रखने में 70 लाख रुपए थोड़ी ना खर्च हो रहा है जो आप ले रहे हो। शिपिंग कंपनी ने कहा बिल्कुल नहीं हो रहा, हम इसमें ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम फ्रेट में कम कमा रहे हैं, इसमें ज्यादा कमा रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है, हम मिलाकर 80 लाख ले रहे हैं। कस्टमर को वाकई में कोई दिक्कत नहीं होगी। कस्टमर ने कहा दैट इज ओके, आप डेमोरेज चार्जेस के नाम पे 70 ले लो और फ्रेट के नाम पे 10 लाख ले लो, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो 80 लाख देने से मतलब है। लेकिन ऐसा करने से यहां पर कोई झूठ नहीं बोला गया, हमने डाइवर्ट कर दिया, झूठ नहीं बोला। हमने फ्रेट के नाम से 10 लाख लिया, हमारी मर्जी, हम चार्ज कर रहे हैं, हम किस नाम से कितना चार्ज करेंगे वो हमारी मर्जी है। लेकिन लॉ में जो लिखा हुआ था उसके वजह से अब सिर्फ 10 लाख रुपए पर 7.5% कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि होगा कितना, 75,000 रुपए। यानी जो इनकम 6 लाख आनी थी वो आप 75,000 रुपए आ रही। इस जगह आपने जो टैक्स को बचाया, इसे टैक्स प्लानिंग नहीं बोलते, इसे टैक्स अवॉइडेंस बोलते हैं। टैक्स की चोरी भी नहीं बोलते क्योंकि आपने सब कुछ ऑन पेपर किया है, इसे टैक्स अवॉइडेंस बोलते हैं। अच्छी बात यह भी नहीं है क्योंकि जब यह हुआ था हमारे देश में, यह मैं सच्ची घटना पर आधारित बता रहा था, आपको जो भी बताऊंगा ऑलमोस्ट सारी चीजें सच ही होंगी, कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुनाऊंगा। लेकिन हां, जो हुआ होगा उसमें मैं कैरेक्टर बदल दूंगा, फिगर बदल दूंगा, लेकिन कहानियां तो सुनाऊंगा। लॉ को तभी समझ पाओगे आप। तो यह कहानी सच में हुआ था और तब लॉ मेकर ने उस सेक्शन को बदला और बदल कर लिख दिया कि आज से, या वैसे तो उसमें उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव लिखा था कि डेमोरेज चार्जेस को भी हम फ्रेट मान लेंगे। आपके जो मेहनत आपने की वो खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, क्योंकि लॉ बदल गया और लॉ में लिख दिया कि हम फ्रेट के अंदर शामिल रखेंगे डेमोरेज चार्जेस। तो डेमोरेज चार्जेस भी फ्रेट माना जाएगा, ऐसा लॉ में अगर लिख देंगे आप, तो आप चाहे किसी और नाम से लो, मिलाकर सबको जोड़कर ही आपको 7.5% कैलकुलेट करना पड़ेगा। यह था टैक्स अवॉइडेंस का एग्जाम्पल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टैक्स 3 प्रकार से आप बचा सकते हो। एक झूठ बोलकर, वो टैक्स इविजन कहलाता है। एक कानून को बिना तोड़े, लेकिन ये इंटेंशन कानून का नहीं था। क्या लॉ मेकर ऐसा चाहते थे? नहीं चाहते थे, बट आपने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने कहा सिर्फ फ्रेट, आपने कहा अच्छा बच्चू सिर्फ फ्रेट बोला है तो डेमोरेज चार्जेस तुमने नहीं बोला है, मैं ऐसा करूंगा। कानून को आपने नहीं तोड़ा, उसके कमजोरी का फायदा उठाया। दैट इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। सही ये भी नहीं है, लेकिन हां, इसकी सजा आपको नहीं दे सकता, सरकार इसकी सजा नहीं दे सकती, कानून बदल देगा। तो यह कहलाता है टैक्स अवॉइडेंस। हालांकि अगर यही बहुत लार्ज स्केल पर करेंगे, आप करोड़ों में करेंगे, तो इसकी सजा भी मुकर्रर होगी। बता देता हूं, ये आपके कोर्स का पार्ट है। आप इंटरमीडिएट थोड़ी पढ़ रहे हो, आपके कोर्स का पार्ट है GAAR, गार प्रोविजन, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल।
जनरल एंटी अवॉइडेंस यानी टैक्स अवॉइडेंस का एंटी अवॉइडेंस रूल। गार प्रोविजन में सजा भी डिसाइड किया गया है, लेकिन सरकार कहती है कि छोटे मोटे के लिए ये अप्लाई नहीं करेंगे। लार्ज स्केल में कोई अगर ऐसा करेगा तो हमारे पास हथियार है, गार प्रोविजन। तो क्या टैक्स अवॉइडेंस अगर आप बड़े स्केल पर करोगे तो उसको तोड़ने के लिए सरकार के पास प्रोविजन अब बन गए हैं? जी हां, अब है ये प्रोविजन, गार प्रोविजन। आपके लॉ में पढ़ना है, आपके कोर्स का पार्ट है। लेकिन थोड़े बहुत छोटे मोटे आपने निपटा दिया अगर टैक्स की कमजोरी को देखकर, तो वो चल जाता है, बट अच्छी बात नहीं है। मतलब लॉ मेकर का इंटेंशन नहीं है, अच्छी बात नहीं, आपने उनके कमजोरी का फायदा उठाया तो वो खुश तो नहीं होंगे। अब आते हैं तीसरे तरीके पे। तीसरा तरीका है टैक्स बचाना लॉ के बताए गए रास्ते से। सुनिएगा ठीक से, लॉ के बताए गए रास्ते को चुनकर टैक्स बचाना इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग, जिसमें आप भी हैप्पी और सरकार भी हैप्पी। मतलब सर, अरे 80C क्या कहता है? लाइफ इंश्योरेंस कराओ तो हम डिडक्शन देंगे। ये क्या है? लॉ ने बताया रास्ता टैक्स बचाने का, आपने चुना, आप भी खुश, सरकार भी खुश। सर ये तो बहुत हल्की फुल्की बात बता रहे हो, कुछ बड़ा बड़ा। हाँ, बड़ा बड़ा क्यों नहीं, बहुत बड़ा लीजिए साहब। आप 80I की जो सीरीज है, जो मैंने इंटरमीडिएट में आपसे कहा था फाइनल में पढ़ेंगे, वो पूरी सीरीज जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि अगर आप बिजनेस ही करना चाहते हो तो पावर जनरेशन का बिजनेस करो। आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो पावर जनरेट करो। अगर आपने पावर जनरेट किया तो 10 वर्षों तक आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो ये क्या है? सरकार ने बताया रास्ता और आप उस पर चलकर टैक्स बचा रहे हो। ये क्या बना? टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवीजन और टैक्स अवॉइडेंस, तीनों में फर्क समझाया। समझ आया समझ। यही मैं कह रहा था कि डिडक्शन क्या है। डिडक्शन क्या है? डिडक्शन इज द टैक्स प्लानिंग। आज के बाद आप टैक्स प्लानिंग का प्रयोग सिर्फ वहीं करना जहां कानून बताएगा टैक्स बचाने का तरीका और आप फॉलो करो, उसको टैक्स प्लानिंग कहना। कमजोरी का फायदा उठाकर करो तो बोलना कि सर ये टैक्स अवॉइडेंस है। ये हैबिट मिलाना है कि एग्जाम के आपको मालूम नहीं क्वेश्चन क्या। एग्जाम का क्वेश्चन सुनिए, आपके फाइनल के एग्जाम का क्वेश्चन, सर जो आने वाला है। मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूं, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आए हुए हैं और आगे भी आएंगे। 5 ट्रांजैक्शंस दिए जाएंगे, उस 5 ट्रांजैक्शंस में आपको चुनना होगा कि ये टैक्स प्लानिंग है, टैक्स अवॉइडेंस है या टैक्स इवीजन है। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है। गार प्रोविजन के क्वेश्चन, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है उसमें ऐसा आता है कि आपको 5 ट्रांजैक्शंस दिए जाएंगे, केसेस दिए जाएंगे और आपको ये चुनना है कि ये क्या है, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवीजन। इसीलिए मैंने पहली क्लास में इसको डिस्कस किया, ताकि आज के बाद जब भी हम लोग देखें कि अरे सर यहां पर टैक्स बचा कैसे, तो ये आपको बताना है प्लानिंग है, इवीजन है या अवॉइडेंस है। इसके बाद हालांकि टैक्स तो हमें असेसमेंट ईयर में लेना चाहिए, लेकिन आप सब जानते हैं कि ये झूठ है। असेसमेंट ईयर में टैक्स लेना चाहिए, लेकिन साहब प्रीवियस ईयर में जैसे जैसे कमाते हैं आप काट लेते हो टीडीएस। तो एक भ्रम है सर असेसमेंट ईयर में टैक्स देना। हर इनकम पे टैक्स काट लेती है सरकार टीडीएस, लेकिन क्या टीडीएस एक्चुअल रेट से काटती है? भाई ऐसा भी तो है कि टीडीएस के रेट नॉमिनल भी तो है, 1% 2%, जबकि उसका एक्चुअल टैक्स रेट पता नहीं क्या बनेगा। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो काट लेती है, अच्छी बात थोड़ी ना है। लेकिन जो भी है, टीडीएस है ऐसा जिसको हम कह सकते हैं कि ये टैक्स काट लिया जाता है। वैसे टीडीएस के बारे में जब टीडीएस चैप्टर पढ़ोगे तो बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना बता दूं कि ये है हमारा मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जेम्स बॉन्ड। टीडीएस जो है वो सीक्रेट एजेंट है जो खबर पहुंचा देता है सरकार को कि कौन कितनी कमाई कर रहा है, ताकि सरकार उसे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे इनकम टैक्स रिटर्न के साथ मैच करके ये देख सके कि अरे भैया ये इनकम तो तुमने कमाई लेकिन दिखाई नहीं। तो ये टीडीएस जो है वो सीक्रेट एजेंट है। सर एडवांस टैक्स क्या है? एडवांस टैक्स सरकार बहला फुसला के टैक्स ले ली, यही एडवांस टैक्स है साहब। भाई भाषा तो हम अपने हिसाब से यही इस्तेमाल करेंगे समझने के लिए। सरकार बहला फुसला के कहती है देखिए आप बड़े बड़े टैक्स पेयर हैं,
छोटे मोटे से हम बात नहीं कर रहे, बड़े टैक्स पेयर की बात कर रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा कि आप असेसमेंट ईयर में ड्यू डेट तक इंतजार करें? अरे भाई साहब, आप प्रीवियस ईयर के खत्म होने से पहले ही कुछ एडवांस में अंदाजन एस्टिमेटेड बेसिस पर टैक्स दे दीजिए ना, जमा करा दीजिए, ये एडवांस टैक्स है। ये सब बातें तो हमें पढ़ना ही है, हम जानते हैं। तो बता सकते हैं सरकार तक टैक्स हम 3 प्रकार से पहुंचाते हैं। हमारा टैक्स टीडीएस के रूप में पहुंच जाता है, हमारा टैक्स एडवांस टैक्स के रूप में पहुंच जाता है, और अंत में जो बचा खुचा टैक्स अगर कोई बच जाता है तो असेसमेंट ईयर के ड्यू डेट पर, मान लीजिए मेरा ओरिजिनल टैक्स बनता है 5 लाख, 4 लाख टीडीएस कट गया है और 90,000 का एडवांस टैक्स जमा हो गया है, तो जो 10,000 रुपए बचे वो हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स, और वो हम जमा करा देते हैं। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि सरकार तक टैक्स पहुंचाने के जरिया, मैनर क्या है, तो 3 प्रकार है, टीडीएस, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स। असेसमेंट ईयर में हम क्या करते हैं? असेसमेंट ईयर में सबसे पहले, असेसमेंट ईयर का मतलब ये प्रीवियस ईयर गुजर गया और असेसमेंट ईयर में हम यहां पर, मान लीजिए यहां पर खड़े हैं, तो सबसे पहले आपका कार्य क्या होगा? सबसे पहले आप सोचिए, सबसे पहले आपका कर्तव्य क्या होगा? आप सबसे पहले अपने प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम को टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करके टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। सबसे पहले आप अपनी टैक्स निकालेंगे, सीधा समझिए कि आप टोटल इनकम कंप्यूट करके टैक्स निकालेंगे। चलिए साहब, टैक्स निकाल दिया, फिर टैक्स निकाल के बैठे थोड़ी रहेंगे सर, टैक्स जमा कराएंगे। टैक्स जमा कराएंगे सर, टैक्स 2 तरह से जमा करा सकते हैं आप, मैनुअली बैंक में जाकर चालान भरकर, ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। दोनों ही भुगतान में आपको चालान भरना ही पड़ेगा। इस चालान को 280 नंबर चालान कहते हैं, जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए होता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए, क्योंकि हम असेसमेंट ईयर में आ गए, हम टीडीएस एडवांस टैक्स की बात नहीं कर रहे, वो तो प्रीवियस ईयर में खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा कार्य होता है इनकम टैक्स रिटर्न भरना। इनकम टैक्स रिटर्न में आप क्या चीज भरते हो? आप मुख्य रूप से 3 चीजें भरते हो, अपनी डिटेल, अपनी टोटल इनकम और लायबिलिटी कैसे निकाली, कंप्यूट कैसे किया उसकी डिटेल, और आपका जो 5 लाख रुपए टैक्स बना है, मान लीजिए, वो सरकार तक पहुंचा कैसे? सर एडवांस टैक्स दिया था, सर टीडीएस कट गया था, सर सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया था, तो कब एडवांस टैक्स दिया था, किस चालान से जमा कराया था, टीडीएस किसने कितना कब काटा, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स कब जमा कराया, इसकी डिटेल, यानी पेमेंट की डिटेल इनकम टैक्स रिटर्न में यही भरते हो। रिटर्न फिलहाल के लिए एवरी ईयर चेंज होता रहता है, बट अभी जो एट प्रेजेंट आपके पास रिटर्न है वो ये है, जो बुक में आपको बताया जाएगा। यानी कभी अगर जरूरत पड़ा किसी आपके जानकार का, क्योंकि आप फाइनल हो, तो अब आपसे लोग उम्मीद करेंगे, समाज आपसे उम्मीद करेगी, आपके रिलेटिव, आपके कलीग, आपके फ्रेंड सर्कल आपसे उम्मीद करेंगे कि भाई तू तो रिटर्न भर सकता है। तो रिटर्न भरना, प्रैक्टिकल चीजों को करना भी हमें सीखना चाहिए। तो ये आईटीआर के फॉर्म है, जिसके आगे डिस्क्रिप्शंस लिखा है कि किस परिस्थिति में कौन सा रिटर्न हम भरते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हमने कंप्लीट किया। आज की क्लास में हम सर अपने टारगेट को पूरा कर पाए क्या? नहीं, 15 मिनट पीछे है, लेकिन वो इंट्रोडक्शन के वजह से, इधर उधर की बातचीत करने की वजह से, तालमेल बैठाने की वजह से हुआ है। तो आपको इनकी चिंता नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा टारगेट को पूरा करूंगा, अचीव करूंगा, मतलब मेरा ध्यान आपके समझाने पर है कि आप समझो अच्छे से, आप करो अच्छे से। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगली क्लास में हम टैक्स कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। तो कैलकुलेटर होना चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए, रिप्लाई थोड़ा सा करिएगा प्लीज फास्ट। और जो आज मैंने पढ़ाया वो पीडीएफ आपसे शेयर किया जाएगा, उसके रिवीजन के लिए पीडीएफ भी शेयर किया जाएगा, वो जरूर आप देखकर रिवाइज करके कल सुबह मिलते हैं। आज की क्लास में हमने, मुझे लगता है मैंने 5 मिनट लेट शुरू किया, 5 या 10 मिनट लेट शुरू किया, वो भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो कल की क्लास टाइम पे शुरू करना है और टाइम पे ही खत्म करना है। मजा तभी है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा और रुक जाओ यार, 10 मिनट और रुक जाओ यार, ऐसा नहीं है। कोई पार्टी में थोड़ी है कि 10 मिनट रुक जाओ, कब मिलोगे फिर चले जाना। टाइम पे शुरू करेंगे, टाइम पे ही खत्म करेंगे। ठीक है, कुछ कहना है तो प्लीज बताइए, जरूर आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये प्रयास है नए तरीके से पढ़ाने का। डायनेमिक बैच का मकसद है, ये मकसद आज तो नहीं समझ आएगा ज्यादा,
लेकिन जब धीरे धीरे कोर्स बढ़ेगा, जब हैवी चैप्टर होगा, तो वो मकसद समझ आएगा कि इतने हैवी चैप्टर को हमने इतने आसानी से कम समय में इफेक्टिवली कैसे कर लिया। कोशिश होगी। ठीक है दोस्त, कुछ कहना है? चलें फिर। जस्ट वन थिंग, सिलेबस। सिलेबस के लिए मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर लूंगा जिसमें सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। देखना चाहोगे तो, क्योंकि सिलेबस सीए फाइनल का और सीएमए फाइनल का अलग अलग है। अलग अलग मतलब सिलेबस तो सेम है, लिखा हुआ अलग अलग है। जैसे कि मैं अगर बात करूं आपके सिलेबस का, तो ये रहा आपका सिलेबस, तो हम करेंगे डिस्कस। और सिलेबस मैंने आपको बताया ना, डिस्कस करके फायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो पहला नाम इसमें लिखा है ना, असेसमेंट ऑफ इनकम और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ वेरियस एंटिटी, इसमें 5 हेड्स और सब कुछ आ गया, तो ये मुसीबत है थोड़ा। तो सिलेबस हम कर लेंगे डिस्कस, और हमारे पास वीडियो है वो भी शेयर कर लेंगे सिलेबस का, सीए के लिए अलग, सीएमए के लिए अलग, लेकिन करेंगे एक साथ। और आपको बुक जो प्रोवाइड किया जाएगा उसमें सब कुछ होगा। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।